दोस्तों, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली इंग्लिश वाले में आपको क्लोज टेस्ट में बहुत इश्यू आ रहा है, तो ये इस वीडियो से मैं ये गारंटी आपकी लेता हूँ कि आपका क्लोज टेस्ट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आप शॉर्ट क्लोज टेस्ट में कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मैथ में अपन टेक्निक से क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, सेम वैसी टेक्निक क्लोज टेस्ट में भी अपन लगा सकते हैं। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने लास्ट सीजीएल मेंस 2025 का दोनों जो क्लोज टेस्ट आए थे वो लिए हैं, और पहले मैं आपको कुछ ऐसे रूल बताऊंगा, मतलब जिससे आपको क्लोज टेस्ट में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार कुछ भी क्लोज टेस्ट आए ना, मेरे को इंग्लिश आती है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, नहीं आती है, मैं इसमें पूरा दिमाग लगा के कर पाऊंगा। और मेरी गारंटी है, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, आप कहीं भी देख लेना, मैं कोई इंग्लिश के टीचर की तरह आपको नहीं बताऊंगा। मैं खुद, जैसे मेरे 4 बार के सीजीएल निकालने के एक्सपीरियंस को लेके यूपीएससी पीसीएस इतने एग्जाम को देने एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया, जैसे मैं एग्जाम कंडीशन में कैसे सोल्व करता हूँ, क्या टेक्निक आपको लगानी चाहिए एग्जैक्टली, वो आपको इस वीडियो से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो एक बार आप पूरा वीडियो देख लेना, फिर आपको क्लोज टेस्ट में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर आप आराम से कर पाओगे। तो पहले तो मैं आपको इसमें कुछ टेक्निक बताता हूँ कि क्लोज टेस्ट में आपको क्या क्या थोड़ा ध्यान रखना होता है, फिर देखो मैं आपको पैसेज का एग्जाम्पल लेके भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो जो लोग गलतियाँ करते हैं कि जो क्लोज टेस्ट में पैराग्राफ दिया अपन को, उसमें जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पॉट आ रखा होता है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली रीडिंग में ही ब्लैंक फिल करने की कोशिश करते हैं। वो अपन को नहीं करना है। आप पहले पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैसेज पढ़ना है, ब्लैंक पहले फिल नहीं करते। पूरा एक बार पैसेज पढ़ो। सिर्फ सोचना क्या है, सिर्फ ये सोचो कि जो पैसेज मेरे को दिया हुआ है वो किस टॉपिक पे है, वो पूरे पैसेज में किस चीज़ की बात कर रहा है, वो कोई पर्टिकुलर चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट बता रहा है, नेगेटिव इफेक्ट बता रहा है, या इन जनरल पैसेज किस चीज़ के बारे में। पूरा पैसेज का आप सार समझ लो। अगर पैसेज का पूरा आपने समरी सार समझ लिया तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना इजी हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया, पहला आया फिल इन द ब्लैंक, वो उसी टाइम उसको बनने की कोशिश करेंगे, आगे वाला देखेंगे भी नहीं, तो उसका गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा हो रहता है। तो आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट में जो ब्लैंक पहले फिल करता है वहीं पर अपनी गलती होती है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। पहले क्या करो, पैसेज का पूरा पढ़ो, उसका सेंस पकड़ो कि पैसेज किस चीज़ के बारे में, कोई प्रॉब्लम बता रहा है पैसेज में या कोई सॉल्यूशन दे रहा है। ये चीज़ आप करोगे ना तो 50% आंसर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये आपको पक्का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या होती है जिससे आप पैसेज, इसमें आपको फ़ायदा रहेगा क्लोज टेस्ट में, कुछ कुछ ग्रामर के नॉर्मल रूल होते हैं ना, थोड़ा बहुत उनको भी आप ध्यान दोगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लो ये ब्लैंक स्पॉट है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में कोई ना कोई वर्ड लिखा होगा, राइट साइड में भी कहीं वर्ड होगा, ठीक है। तो आप देखो कि लेफ्ट और राइट, जैसे लेफ्ट साइड में मान लो AND ये आर्टिकल आ रहे हैं, इसका मतलब ये AND किस में आते हैं, ये नाउन के आगे आते हैं। नाउन बोले तो जैसे एक लड़का था, ए बॉय, द एलिफेंट, तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा भाई ये आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ना कोई ऐसी कोई चीज़ आएगी, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी चीज़ आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक जैसे एग्जांपल है, मान लो ये ब्लैंक था, इससे पहले मान लो टू आ रखा है, तो अपन जनरली क्या पढ़ते हैं कि टू, अब यहाँ पे क्या का जनरली वर्ब आती है, टू राइट लिखने के लिए, टू ईट खाने के लिए, तो आपको यहाँ टू दिख जाए, इसका मतलब इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा, वर्ब आएगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक जैसे मॉडल होती है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे था मस्ट, आगे यहाँ ब्लैंक है, कुछ आना चाहिए था, यहाँ मान लो कैन है, यहाँ ब्लैंक है, तो आपको पता है ये मॉडल है, मॉडल के साथ तो क्या होती है, जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है। जैसे मान लो एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, कहने का मतलब ही इज़ वेरी स्मार्ट, ऐसा होता है ना। तो आपको मान लो यहाँ ब्लैंक था, यहाँ मान लो वेरी था, तो यहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी जो उस चीज़ की और प्रेज करेगी, तो यहाँ से थोड़ा आपको आइडिया लगता है। एक्चुअली जो ये है ना ग्रामर का थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो इससे क्या होगा, मान लो 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में आप ऑप्शन ढूंढ नहीं पाओगे, एलिमिनेट कर दोगे, ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, ये ऑप्शन भी पक्का नहीं होगा, तो 2 में से आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज ये टू लिखा होता है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, अब ब्लैंक स्पेस वाले में एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, एक आईएनजी वाला दे रखा है, तो पता चल गया भी ये 2 तो नहीं होने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के 2 ऑप्शन बचे, तो ये 2 ऑप्शन में से कोई होगा। फिर आप पैसेज का सेंस समझ के, थोड़ा मीनिंग उसका समझ के आप आंसर कर दोगे, तो इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन में यूज कर पाओगे, ठीक है। एक क्या रहता है तीसरा, ये 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले रहते हैं, जैसे देखा ना बट और हावेवर,
ऐसा होना चाहिए था, हावेवर ऐसा हो गया। दो आइडिया उल्टे फुल्टे होते हैं तब यहाँ पर बट और हावेवर होता है। मतलब पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको लगेगा पहले तो बात ऐसी बता रहा था, फिर ऐसा हो गया, मतलब उसने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन फेल हो गया। बट हावेवर, देयर फॉर, सो, ऐसे बताएगा कि भाई हम पोल्यूशन बहुत कर रहे हैं इसलिए हमारे जो सांसें हैं, जो लाइफ साइकिल है वो कम होता जा रहा है, ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो गया। एंड ऑल्सो वाला भी नॉर्मल चीज़ में आता है। तो आपको क्या करना है, ब्लैंक का मीनिंग डिसाइड हो जाता है इससे। और एसएससी के क्या होते हैं 60% क्लोज है ना, वो इससे अपना काम निकल जाएगा कि कहीं पर ये जो है ना कंजक्शन इससे हो रहा है चीज़ें, कहीं पर जो हमारे जो बेसिक ग्रामर वाले रूल हैं उससे अपन ऑप्शन हटा पाएंगे। और पहले पैसेज पढ़ के सेंस थोड़ा लेना है, ठीक है। एक बार मैं ये 2-4 पॉइंट बता दूंगा ना, फिर आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस इसमें। एक क्या होता है, आप कोशिश करो, आपको मान लो 4 ऑप्शन दिए 1 2 3 4, समझ में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन आप इसमें जिसको ऑप्शन को हटा पा रहे हो उसको हटाते जाओ। जैसे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अब फिर आप 2 में आ गए तो 2 में आपका सही होने का चांस भी बढ़ जाएगा। जैसे आपने कोई लगाया कि इस ब्लैंक में ये ग्रामर के हिसाब से ये गलत है तो एक ऑप्शन हट गया, फिर आप देखोगे यार ये जो ऑप्शन दे रखा है इसका तो जो मीनिंग निकल रहा है वो भी सही नहीं बैठ रहा, तो एक ऑप्शन वो हट जाएगा। आपको क्या करना है, आंसर वो होगा जो बेस्ट फिट हो जाए, परफेक्ट वर्ड नहीं मिलेगा। भाई जो चारों ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से बेस्ट कौन सा आंसर सूट कर रहा है वो आंसर होता है, अपन को उससे मतलब है। एक क्या होता है, अपन एग्जाम लैंग्वेज चेक, जैसे अपन क्या करते हैं ब्लैंक फिल करके पढ़ो। जैसे आपने मान लो ब्लैंक फिल था, 4 ऑप्शन थे, आप चारों पहले ऑप्शन को रख के देखो, फिर पूरा सेंटेंस पढ़ो, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, फिर दूसरा रख के देखो कैसी फीलिंग आ रही है। आपको जो ऑप्शन ब्लैंक में रखने के बाद सेंटेंस थोड़ा अच्छा सा लगे ना, सुना सुना सेंटेंस लगे, यार मैंने ऐसा सेंटेंस तो कहीं सुना है, वो सेंटेंस क्या स्मूथ लग रहा है और थोड़ा सुनने में भी लग रहा है भी यार अच्छा सा फीलिंग आ रही है। इंग्लिश में क्या होता है, कुछ कुछ सेंटेंस में तो क्या है फीलिंग से काम होता है। आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, पढ़ने में ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है मैंने कहीं न्यूज़पेपर या कहीं ऐसा सुन रखा है, तो उसका चांस ज़्यादा होगा सही होने का, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे क्या होता है, एक फिक्स्ड फ्रेज होती है कि यार ये कुछ वर्ड है वो ऐसी टाइप से आते हैं, वो आपने कहीं सुन रखा है तो वहाँ तो आपको श्योर हो भाई ऐसा तो हो गया होगा। जैसे फॉर द जनरेशंस टू कम, ये फिक्स है चीज़। अब यहाँ पर अपन को कुछ फ्रेज ही आपको याद रहनी चाहिए भाई, ऐसे होती है जैसे इट, आई विल टेक ए अर्जेंट एक्शन, तो ये तो सुना हुआ सा लग रहा है। इट प्ले ए क्रूशियल रोल, तो इसमें तो आपको जैसे मान लो ये दिया प्ले ए, यहाँ छोड़ दिया ये रोल। अब एक है इसमें ऑप्शन दे रखा है गुड रोल, एक है क्रूशियल रोल, तो क्रूशियल वाला आपको सुना हुआ लगेगा प्ले क्रूशियल रोल, एक ये फिक्स्ड फ्रेज भी है। तो ऐसा सा आपको कुछ फ्रेज फ्रेज तो आपको ऑटोमेटिक याद भी होती है, वरना आप जैसे पढ़ते जाओगे करते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। एक जैसे देखो लास्ट रोल क्या होता है, क्लोज टेस्ट क्या होता है, वोकेबलरी का टेस्ट नहीं है। लोग क्या सोचते हैं यार मेरी तो इंग्लिश क्या है, मेरी तो इंग्लिश कमज़ोर है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे को तो वोकेब नहीं आती तो मेरा तो हो नहीं पाएगा। आपको वैसे बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको वोकेब आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी आप आराम से कर सकते हो। आपको खाली पैसेज को पूरा पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है किस चीज़ के बारे में पैसेज है, और फिर आपकी फीलिंग क्या बोलती है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, मेरी गारंटी आपका क्लोज टेस्ट गलत होगा ही नहीं। अब ये आपने मोटा मोटी रूल पढ़ लिए। अब मैं आपको पिछले साल सीजीएल मेंस 2025 में हुआ था उसके 2 पैसेज आपको कराऊंगा, आपको खुद को लगेगा कि यार ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं किया। मैथ वाली जो टेक्निक होती है लॉजिकल वाली वो अपन इंग्लिश में लगा सकते हैं। तो देखो अपन करते हैं वो, देखो ये पिछले साल का पैसेज है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे लोग पैसेज अपने पढ़ा, क्लाइमेट चेंज एन इमिनेंट थ्रेट टू और प्लेनेट डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन। तो आपको मैंने क्या बताया, खाली इसको ब्लैंक फिल करने मत लग जाओ, पहले पूरा पैसेज पढ़ो। तो यहाँ से पढ़ा अपन ने ये भाई इमिनेंट थ्रेट है टू और प्लेनेट डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन। इमिनेंट का मतलब होता है कि जो अभी बहुत पास में, मतलब ये तुरंत ही होने वाला है। आपको मान लो उसका मतलब भी नहीं पता था तो भी जाने दो, आगे बढ़ते हैं। द राइज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, डेफॉरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम वेदर। ठीक है कि भाई ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है, उससे जंगल ख़त्म होते हैं, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है ये, और जो एक्सट्रीम वेदर को बढ़ाती है। ठीक है, राइजिंग सी लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ता है, डिसरप्शन इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है, टू यहाँ पे कुछ होना चाहिए, टू दीज इफेक्ट्स, इन इफेक्ट को कुछ करने के लिए ए कोलेबरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट्स इज इसेंशियल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट होना चाहिए। नेशंस कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो नेशन क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं
और सस्टेनेबल प्रैक्टिस लाना चाह रहे हैं। कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड शेयरिंग रिसोर्सेज विल फोस्टर ए कलेक्टिव रेजिलियंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कोई कोऑपरेशन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में ताकि हम ये क्लाइमेट चेंज को जो बदलाव आ रहा है उसको झेल पाएँ। द अर्जेंसी ऑफ दिस इशू कॉल्स फॉर ए यूनाइटेड फ्रंट वेयर गवर्नमेंट्स, businesses and individuals work together to create a sustainable and resilient future for the to come। कोई आने वाला है उसके लिए हमको सब लोगों को, बिजनेसमैन, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, सबको मिलकर अच्छा सा करना चाहिए। अब देखो समझो बात, ये मैंने क्यों बोला था, पहले पैसेज पढ़ो। पैसेज पढ़ने पर आपको क्या समझ में आया कि पैसेज क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है, पैसेज क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल रहा है। और पैसेज ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज है वो ग्रीन हाउस गैस से होता है, उससे हमको बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और हमको इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को, बिजनेसमैन को और इंडिविजुअल सबको मिलके इसका सामना करना चाहिए। मोटा मोटी ऐसी सी बात बता रहा है ना, क्लाइमेट चेंज की बात कि उसका नुकसान बताया और उसको कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अब आप पैसेज को, अब क्वेश्चन 1 बाय 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, क्लाइमेट चेंज ब्लैंक एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। क्लाइमेट चेंज, देखो यहाँ पे था ना पहला क्लाइमेट चेंज एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट। अब देखो इसमें आंसर देखो आप क्या क्या दे रखा अपन को, क्लाइमेट चेंज एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट। अब इसमें देखो विल पोज, पजेज, विल बी पोजिंग, पोज्ड। अब देखो इसमें आंसर आप अपने हिसाब से सोचो, फिर आपको मैं बताता हूँ कि भाई ये आंसर तो सही क्यों है और ये बाकी के 3 गलत क्यों है, वो समझते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखो क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है पास का टू और प्लेनेट, ये क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज पजेज, क्लाइमेट चेंज रखता है एक इमिनेंट खतरा और हमारे प्लेनेट के लिए। अब देखो इसमें एक सिंपल सी बात है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए हमेशा अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में उगता है, ये नॉर्मल चीज़ है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, नॉर्मल अपन लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। वही कहानी यहाँ बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज है वो क्या करता है, पजेज एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट। अब आप इसकी जगह देखो बाकी ऑप्शन रख के देखो, जैसे मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ, क्लाइमेट चेंज विल पोज। विल पोज का मतलब क्लाइमेट चेंज है वो खतरा पैदा करेगा, फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जब ये क्लाइमेट चेंज तो अभी हो रहा है ना, तो फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने का मतलब ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या था, पजेज, पोजेज, पोजेज का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट फैक्ट है और फिट भी हो रहा है। तीसरा क्या था, विल बी पोजिंग। विल बी पोजिंग का मतलब कौन सा टेंस हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि जो क्लाइमेट चेंज है, इसको रख के देखा विल बी पोजिंग को, कि क्लाइमेट चेंज है वो खतरा पैदा कर रहा होगा फ्यूचर में, तो बाद में पैदा कर रहा होगा, तो हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस तो अभी कर रहे हैं ना, इसीलिए हम इसको कम करने के लिए भी कोशिश करें, तो ये अभी की बात है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला यूज करेंगे। और ये देखो पोज्ड वाला, पोज्ड का मतलब तो क्या, पास्ट टेंस है कि इसने खतरा पैदा पहले ही कर दिया, फिर तो कोई सेंस ही नहीं था ना, अभी की बात चली इसलिए पोजेज आएगा। तो एग्जाम में हमेशा जो सही होने वाली बात होती है उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपली टेंस यूज करते हैं। जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज यहाँ उगता है, रात को चांद उगता है, जो भी है। अब देखो दूसरा ऑप्शन उठाओ, टू दीज इफेक्ट्स ए कोलेबरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज इसेंशियल। कहाँ पे लाइन ये यूज हुई थी, ये देखो लाइन यहाँ यूज हुई थी। ये इन्होंने बोला था कि भाई हमारा एक्सट्रीम वेदर हो गया है, सी लेवल बढ़ गया है और बहुत सारी दिक्कतें हो गई, तो इन दिक्कतों को क्या करेंगे, कम करने के लिए कोलेबरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट होगा ना, तो कम करना चाहिए, मतलब कुछ दिक्कतें कम करनी है, तो कम करने वाला ऑप्शन कौन बता रहा है, देखो अभी। अब देखो इसने ऑप्शन क्या दिए, इसने ऑप्शन दिया है पहला, टू दीज इफेक्ट्स ए कोलेबरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज एसेंशियल। पहला बोल रहा है वाइडन। वाइडन का मतलब क्या होता है कि चौड़ा करना या फैलाना, है ना, तो हम क्लाइमेट चेंज की दिक्कतों को बढ़ा थोड़ रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमाइज, क्लाइमेट चेंज की दिक्कतों को बढ़ाना है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, तो क्लाइमेट चेंज की जो चीज़ें हैं उनको कम करने के लिए, इसलिए टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स। और आप मान लो मिटिगेट आपको मतलब भी नहीं पता, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो चीज़ों को बढ़ा रहा है, क्लाइमेट चेंज वाली को मैक्सिमाइज भी बढ़ा रहा है। और इनफ्लेट का मतलब क्या होता है, इनफ्लेट का मतलब होता है किसी में टायर में जैसे इनफ्लेट किया, उसको फैलाया, फुलाया, तो इससे भी चीज़ें बढ़ने वाला दे रहा है सेंस, तो आंसर कौन सा होगा, मिटिगेट होगा। अब देखो इसमें ट्रिक, अब देखो वहाँ पहले उसने प्रॉब्लम बताई तो उसका सॉल्यूशन की बात हो रही थी, तो इन चीज़ों को कम करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट चाहिए, ऐसा बोले थे ना। तो देखो पैसेज में प्रॉब्लम क्या बताई, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, राइजिंग सी लेवल हो रहा है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा क्लाइमेट चेंज को कम करना है, तो कम करने का
मीनिंग कौन सा ऑप्शन दे रहा है? कम करने का मीनिंग दे रहा है मिटिगेट, इसका मतलब होता है रिड्यूस या कंट्रोल करना। मैक्सिमाइज का मतलब होता है और ज़्यादा करना। वाइडन का मतलब ये इफेक्ट को बढ़ाना। और इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाना, और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और एसएससी का फेवरेट वर्ड है मिटिगेट, ठीक है ना, याद रखना आप। तो आपको देखो सेंस अगर पैसेज का समझ में आ गया ना तो आपका ऑप्शन अपने आप ही हो जाएगा। अब देखो ये देखो तीसरा, नेशंस कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या देते, मस्ट, कुड, वुड, माइट। अब देखो इसमें क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लमेटिक हो रहा है तो हमको तो सब देशों को फुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा कंपलसरी एक्शन है, अर्जेंसी चाहिए तो करना ही करना पड़ेगा, अर्जेंट ग्लोबल एक्शन है, तब कौन सा होगा? तो मस्ट का मतलब क्या होता है कि जियो या मरो वाली सिचुएशन है, इसलिए मस्ट आया है। और वो भी देखो ना, कुड का मतलब हाँ क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस थ्रेट दे रहा है लेकिन हाँ कर सकते थे, ये तो पास्ट का होता है, ये तो होगा नहीं, पास्ट वाला वैसे भी नहीं होगा। माइट का मतलब कि भाई हाँ क्लाइमेट चेंज है इसलिए नेशन को माइट कमिट के जो सब देश हैं वो हाँ कमिट हो सकते हैं इसको कम करने, हो क्यों सकते हैं, बहुत सीरियस चीज़ है इसलिए कमिट होना पड़ेगा, इसलिए मस्ट आएगा, ठीक है ना। अब देखो जब कंपल्शन हो, ओब्लिगेशन हो, मस्ट, जैसे आपको एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है, ये माइट नहीं है, मस्ट, मैं कंपल्सन है, मेरे को करना ही करना है। एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो दूसरा कोई एग्जाम क्लियर करो, 2026 में मेरे को सिलेक्शन लेना है तो कमिट होना ही पड़ेगा। और वो कमिट होने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इस चैनल पे मैं खाली इंग्लिश का टीचर नहीं रह के इंग्लिश भी, मैथ भी, जीके भी, और इन जनरल आप जो एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी उठा लो, सब एग्जाम का कॉम्प्रिहेंसिव मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद 4 बार सीजीएल निकाला है और ग्रुप ए ऑफिसर हूँ, आईआईटी से भी हूँ, तो उस चीज़ का फुल फायदा उठाओ। और एसएससी वाले एग्जाम में जिनका सिलेक्शन हो रखा है उनके लिए भी आगे अपन को पीसीएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, सबको मैं इसमें गाइड करूँगा। तो आप इससे जुड़े रहो, फुल फायदा उठाओ और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा के ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। वरना फालतू के आप किसी का स्टडी व्लॉग देख रहे हो या कुछ देख के उसमें टाइम पास करते रहो, वहाँ व्यूज़ दिलाते रहो तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आप पढ़ने वाली चीज़ में इन्वेस्ट करो जहाँ आपको सच में फ़ायदा हो रहा है अपने कैरियर के लिए, वहाँ आप अपना टाइम दो, आपको सच में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें समझा भी दिया है। मस्ट कहाँ आता है? जहाँ ऑब्लिगेशन होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है। कुड का मतलब सजेशन दे रहे हैं और पास्ट टाइप का भी रहता है। और वुड का तो होता है हाइपोथेटिकल, अगर ऐसा होता तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। और माइट क्या होता है? वीक पॉसिबिलिटी बताता है, जैसे आज बादल तो कम है लेकिन बरसात हो सकती है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ मस्ट हो जाएगा। अब देखो जब एग्जाम में प्रेशर तो आंसर मस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपल्सन वाली बात है। चौथा क्या था? चौथा वाला देखो जो ब्लैंक था, चौथा वाला ब्लैंक था यहाँ पर, देखो ये कि सब बिजनेसमैन इंडिविजुअल को मिलके एक सस्टेनेबल और रेजिलिएंट फ्यूचर बनाना पड़ेगा। फ्यूचर फॉर द टू कम, फॉर द जनरेशन टू कम, फॉर द जनरेशन टू कम, ऐसे फ्रेज भी होती है। तो फॉर द, अब देखते हैं इसको क्या करना है। फॉर द टू कम वाले में देखोगे ना आप, तो अपने पास था ये वाला, फॉर द बैकवर्ड नेशंस टू कम, हम तो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ना। भारत अभी क्या है? विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, तो हम ये पीछे क्यों जाएंगे, बैकवर्ड नेशन क्यों बनेंगे? तो होगा ही नहीं। और बिजनेसमैन पुअर टू कम, इसका क्या सेंस बनेगा कि हम ऐसा कर ले ताकि बिजनेसमैन आएंगे उनके लिए करें? तो हम किसी बिजनेसमैन के लिए नहीं करें क्लाइमेट चेंज को रोकने का, न गरीब लोगों के लिए करें, तो सबके लिए करें ना, जो जनरेशन हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आप सोचो ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है उसको इस तरह से यूज करो ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी फ़ायदा हो, वो भी अच्छे से यूज कर पाएँ। तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा कि फ्यूचर फॉर द जनरेशन टू कम, सिंपल, ठीक है। तो मैंने इसे बता भी दिया। ये क्या वैसे फिक्स्ड फ्रेज है, ये एक स्टैंडर्ड फ्रेज है फॉर द जनरेशन टू कम, तो एसएससी को ये फिक्स्ड फ्रेज कई बार यूज करती है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप मान लो आपको फ्रेज नहीं भी आ रही, आप ऑप्शन रखो बैकवर्ड नेशन, कोई मतलब ही नहीं है कि बैकवर्ड नेशन जो आएगा फ्यूचर में उसके लिए करें। बैकवर्ड नेशन क्यों आएगा? हम तो डेवलप होना चाह रहे हैं ना। और पुअर मैन के लिए करेंगे, बिजनेस मैन के लिए, कोई सेंस नहीं बना था, सब लोगों के लिए करना है ना, तो ये ऑप्शन वैसे हट गए। तो ये हो गया। दूसरा देखो जो आया था अपने पास, इसको पढ़ के करते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया था, पूरा पैसेज पहले पढ़ना है, समझना है किस चीज़ के बारे में पैसेज है, फिर ऑप्शन भरने हैं। ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन देखा नहीं हड़बड़ी में भरने लगे, वो गलती नहीं करनी है। पढ़ो, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज ए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट दैट अकर्ड इन फ्रांस बिटवीन 1787 एंड 1799 एंड रीच टू इट्स इन 1789। ये बोल रहा है कि फ्रांच रिवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, अच्छी बात है। 1787 से 1799 के बीच हुआ, तो 1787 में क्या हुआ? स्टार्ट हुआ होगा, और 1799 में ख़त्म हुआ होगा, ठीक है।
और जैसे कोई रिवोल्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस टाइम से लेके इस टाइम तक हो, तो कहीं पर बहुत हाई हुआ होगा, तो 1789 इनके बीच में भी आ रहा है, तो इस टाइम पे इसका पीक आया होगा सपोज, ऐसी बात बोल रहा होगा। दिस रिवोल्यूशन हैड मेनी कॉजेज, बहुत सारे कारण थे इस रिवोल्यूशन के, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज, सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण था इसका वो क्या था, ऑफ बुर्जुआजी। बुर्जुआजी बोलते हैं जो हाई, फ्रेंच में क्या था, दो टाइप के थे, एक तो प्रोलेटेरिएट जो गरीब होते हैं, बुर्जुआजी बोलते हैं अमीर लोगों को एक तरह से। तो जो अमीर लोगों का क्या हुआ था उसकी वजह इसका एक बहुत बड़ा कारण था, आगे देखेंगे अपन। हु वर मर्चेंट्स, बुर्जुआजी किसको बोलते थे, जो व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरर थे, प्रोफेशनल थे, मतलब रुपए पैसे वाले आदमी थे। द पेजेंट्स, many of them land owner wanted to get rid of the practices of absolute monarchy, के जो किसान थे ना, द पेजेंट्स, जो कुछ लैंड ओनर भी थे, वो इन सब से छुटकारा चाहते थे, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, अराजकता चल रही थी। एंड फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म में क्या था कि भाई किसी से आपने काम करवाया, उसको बोलो ले भाई हम तेरे को खाना दे देंगे तो ये काम करके देगा, तो उससे वो छुटकारा पाना चाह रहे थे। अनदर फैक्टर वाज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डिक्रीज मोरेलिटी रेट, लोग कम मर रहे थे इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कम मिलेंगे लोगों को। इट वाज फॉलोड बाय इकोनॉमिक प्रेडिकामेंट एंड माइनर रिवोल्ट्स वर कॉमन। रिवोल्ट्स वर कॉमन मतलब रिवोल्ट, छोटे मोटे रिवोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इकोनॉमी भी गड़बड़ चल रही थी, ठीक है। दिस लेड टू ए क्लेरियन कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म्स, तो आपको क्लेरियन कॉल का मतलब मान लो नहीं पता, जैसे मेरे को भी नहीं पता, मान लो पैसे जो पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दिस लेड टू ए क्लेरियन कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म, मतलब सोशल रिफॉर्म के लिए एक ऐसा कॉल था ये, ठीक है। पता नहीं क्या है, देखेंगे आगे। इंटेलेक्चुअल्स लाइक रेने डेस्कार्टेज रोट अबाउट न्यू थिंग्स अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर, मतलब ये कोई वहाँ था इंटेलेक्चुअल जो इसने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मैटर के बारे में लिखा। ए फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड सोसाइटल चेंज वाज टू अकर, एक मूल भौतिक ये समाज वाला, पॉलिटिक वाला एक चेंज आने वाला था। द फ्रेंच रिवोल्यूशन प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन शेपिंग मॉडर्न नेशन बाई शोइंग द वर्ल्ड द पावर इनहेरेंट इन द विल ऑफ पीपल, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्रिटिकल रोल प्ले किया, जो आने वाला मॉडर्न देश होंगे उनको ये दिखाने, उनको शेप देने के लिए कि भाई अगर लोगों के अंदर विल पावर हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसको देखते हैं, पहला है ये रीच टू इट्स, देखो ये मैंने बताया था कि देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1787 में स्टार्ट हुआ, 1799 में ख़त्म हुआ, तो रीच टू इट्स पीक पॉइंट पे गया होगा। तो वो देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है इसने, इसने ऑप्शन देखा है फॉल, मतलब 1787 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, 1799 में ख़त्म हुआ, तो बीच में क्या होगा, पीक पे पहुंचेगा ना, बीच में गिरने का सेंस ही नहीं बनता। फाउंडेशन भी नहीं है, फाउंडेशन का मतलब होता है भी इस रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई, फाउंडेशन अपन बोलेंगे जब स्टार्ट हुआ 1787 को बोलेंगे, मिडल का भी कोई सेंस नहीं बनता। अब आप ऑप्शन देखो, आंसर बनेगा पिनेकल। पिनेकल का मतलब क्या होता है कि पीक पे जाना, पीक पिनेकल सिमिलर वर्ड भी है। देखो रीच टू इट्स यहाँ हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, पीक की बात हो रही है, इसलिए कौन सा होगा, इसलिए अपने पास पिनेकल आ जाएगा। जब किसी मूवमेंट का सबसे पावरफुल स्टेज आता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पिनेकल, पीक। अब देखो बाकी ऑप्शन गलत किया मैंने बताया, जैसे पहला ऑप्शन था फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, डिक्लाइन होना। अब मूवमेंट स्टार्ट होगा तो पीक करेगा ना, फिर डाउन आएगा, तो 1789 बीच में था, रिवोल्यूशन 1789 में गिरा नहीं, अपने पीक पे था। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, शुरुआत हुई थी, शुरुआत तो पहले हो गई थी, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन 1787 में स्टार्ट हो गया, तो 1789 में शुरुआत थोड़ी होगी। मिडल का मतलब होता है सब बीच बताता है वो, यहाँ हमको बीच नहीं बताना, यहाँ हमको बताना है उसका क्लाइमेक्स कहाँ आया, वो मतलब बीच में एकदम पीक पे पहुंचा, तो समझ गए आप। तो ये एक वो याद रखना, रीच टू इट्स पीक। जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, तो आप जब सीजीएल का एग्जाम पास में, तो आपकी तैयारी क्या, आपने पीक पे पहुंचती है थोड़ी, तो आपने तैयारी स्टार्ट की और रिजल्ट आया और बीच में जब एग्जाम आने वाला था तो आपकी तैयारी गिर जाएगी। उस टाइम पे पीक आना चाहिए किसी भी मूवमेंट के लिए, किसी भी एग्रेसिव काम के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज बुर्जुआजी। ये क्या था कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसका का कारण क्या था, वो था ना, देखो द रेवोल्यूशन हैड मेनी कॉजेज बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज ऑफ बुर्जुआजी, मतलब जो अमीर लोग थे उनका कुछ हुआ था, वो सबसे बड़ा कारण था। क्या हुआ था, अब ऑप्शन रख के देखते हैं, अपन को समझ में कुछ आ नहीं रहा तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, सबसे बड़ा कारण फ्रेंच रिवोल्यूशन का था कि जो अमीर लोग थे उनकी क्या हो गई, किलिंग हो गई, अमीर लोगों को मार दिया।
अमीर लोगों की हैंकरिंग, हैंकरिंग का मान लो जैसे मेरे को भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, अर्थ नहीं पता है, कोई बात नहीं, पर छोड़ते हैं, नहीं पता अपन को। अमीर लोगों का सोरो दुख, तो यहाँ तो दुख की बता रहे, अमीर लोगों के दुख के कारण रिवोल्यूशन थोड़ी होगा, अमीर लोगों की खुशी के कारण रिवोल्यूशन होगा। और ये है पहला अमीर लोगों को मानने के कारण। तो तीनों ऑप्शन तो सेट ही नहीं, तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा ये ऑप्शन होगा। अब देखो इसका आंसर वैसे देखते हैं। बुर्जुआजी का मतलब मैंने क्या बताया था, अमीर लोग जो मर्चेंट है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोफेशनल है, ये लोग रिवोल्ट क्यों चाहते थे? ये लोग रिवोल्ट इसलिए चाहते थे क्योंकि इनके क्या, इनको राइट्स मिले, इनको पावर मिले, इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, इसका मतलब उनके अंदर क्या थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। अब जैसे बाकी ऑप्शन क्या दे रखे थे, किलिंग, तो किलिंग क्यों करेंगे उन लोगों की, या जैसे सोरो मतलब उनको दुख हो, अमीर लोगों के दुख के कारण रिवोल्यूशन हुआ, नहीं, सोरो का मतलब दुख होता है, दुख हो सकता है पर रेवोल्यूशन के कारण थोड़ी बनेगा दुख। और किलिंग या कोई फीलिंग से तो नहीं होगा। अब जो ही मतलब खुशी, अमीर लोगों की खुशी के कारण ये हो जाएगा, वैसा भी नहीं होगा। होगा क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर क्या थी, हैंकरिंग ऑफ, उनके अंदर ये क्या थी, उनके अंदर ऐसी डिजायर थी कि हम लोग पॉलिटिकल पावर में आए, हम लोगों के पास पूरी अथॉरिटी हो, इसलिए उन्होंने ये किया। देखो किलिंग ऑफ बुर्जुआजी तो बैठेगा नहीं, दुख के कारण भी नहीं हुआ, खुशी के कारण भी नहीं, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप, मेरे को भी हैंकरिंग का मतलब नहीं पता था, लेकिन फिर भी मेरा आंसर सही हो जाएगा। और हैंकरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को पाने की खतरनाक इच्छा होती है ना, हैंकरिंग उसको बोलते हैं। अब देखो थर्ड अपन देखते हैं ऑप्शन। अब देख हैंकरिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। जैसे ऑल द एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हैव हैंकरिंग ऑफ क्रैकिंग सीजीएल एग्जाम एंड गेटिंग द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, जीएसटी इंस्पेक्टर, तो उसको बोलते हैं हैंकरिंग। अब एक इसने बोला था हमको, ये वोकेबलरी का क्वेश्चन था, इनहेरेंट का मतलब क्या है। जैसे एक लास्ट वाला सेंटेंस था ना, वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है इनहेरेंट, देखोगे ना आप, देखो ये वाला था अपने पास मॉडर्न, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन शेपिंग मॉडर्न नेशन बाय शोविंग द वर्ल्ड द पावर इनहेरेंट इन द, इनहेरेंट का मतलब किसी के अंदर होना, इनहेरेंट का मतलब होता है निहित होना हिंदी में बोले तो इसका आप देखोगे ना ऑप्शन, देखो इसके, अब इसका आपने 4 ऑप्शन दिए हैं। इनहेरेंट है तो पावर इनहेरेंट इन द पीपल, तो इनहेरेंट का मतलब क्या, ऐसा पूछना चाह रहा है। एक था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, बनावटी, बनावटी, ये उधार ली हुई, ये उधार ली हुई। इनसाइटेड का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, जैसे रिवोल्ट करते हैं हम, ऐसे ऐसे खिलाफ आंदोलन करते हैं तो हम क्या उकसाते हैं लोगों को कि यार ये नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, गलत क्या वो करना है, उसको बोलते हैं। एक नेचुरल होता है, इनहेरेंट है, ये उसका इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट टैलेंट है, उसका नेचुरल चीज़ है ये, तो ये नेचुरल हो जाएगा। अब देखो बाकी ऑप्शन क्यों नहीं बैठ रहे, ये सेंटेंस को आप पूरा पढ़ो। पावर इन इन द विल ऑफ पीपल, आर्टिफिशियल पावर, ये ऐसी कोई झूठी बनाई हुई पावर हो गई लोगों के अंदर। लोगों की पावर, विल पावर क्या होती है, अंदर से आती है ना, वो ना किसी उधार ली हुई, किसी की भड़काई हुई नहीं, नेचुरल पावर होती है, अंदर से आने वाली पावर क्या बोलते हैं, नेचुरल। तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो नेचुरल, वहाँ इनहेरेंट का मतलब सेंस ये बनेगा नेचुरल वाला। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या था, एक था एक क्लेरियन कॉल, ये कहीं सेंटेंस में आया था, इसका मतलब पूछ रहा है, दिस लेड टू ए क्लेरियन कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म्स, के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो उसने लेड किया क्लेरियन कॉल को। अब क्लेरियन कॉल का मतलब क्या है, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो देखो इसका मतलब, इसमें देखो आप ये लाइन पैसेज में ढूंढोगे ना, तो ये लाइन वहाँ पाई, उसमें ऐसा बोल रहा है कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ उसने, ये क्लेरियन कॉल था सोशल रिफॉर्म के लिए। अब आप इसमें ऑप्शन रख के देखो, पहला ऑप्शन बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ वार, ये एक वॉर का था, सोशल रिफॉर्म लाने के लिए वॉर का बोल रहा है, नहीं उतना जम रहा। दूसरा क्या है, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज, एक नए एरा की शुरुआत हो गई, ऐसा भी उसने नहीं बोला कहीं, ऐसा भी उसने कहीं बोला नहीं। तीसरा बोल रहा है एक कॉल फॉर फोर्सेज, देखो फोर्सेज वाला मतलब क्या है कि आर्मी को बुला लिया, पहला ऑप्शन वॉर वाला, तो वॉर और फोर्सेज वाला तो सेम ही हो गया, तो ये तो जम नहीं रहा। ये क्या बोल रहा है, स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड, क्या हाँ बुर्जुआजी ने भी कंप्लेन की थी कि हमको भी पावर चाहिए, उन्होंने पूरी वो हैंकरिंग वाला वर्ड आया था, स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड थी उनकी, क्लेरियन कॉल था फॉर सोशल रिफॉर्म, कि सोशल रिफॉर्म क्या थी, एक्सप्रेस डिमांड थी। अब देखो मैंने समझाया, देखो क्लेरियन कॉल का मतलब होता है स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड। अब बाकी ऑप्शन आप देखोगे ना, जैसे क्लेरियन का मतलब होता है लाउड क्लियर साउंड, क्लेरियन कॉल होता है जोर से उठाई गई आवाज़। ठीक है, अब आप कॉन्टेक्स्ट समझो कि रिवोल्ट हो रहा है, लोग डिससेटिस्फाइड हैं, सोशल रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो पावरफुल डिमांड है, इसीलिए तो रिवोल्ट हो रहा है। बाकी ऑप्शन क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वॉर का डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ, और ऐसा भी कोई नया फेज भी स्टार्ट नहीं हुआ। कॉल फॉर फोर्सेज का भी मतलब नहीं कि आप आर्मी को बुला रहे हो, युद्ध करेंगे, वो तो पहला और ये ऑप्शन सेम ही हो गया। तो सही आंसर कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द चेंज।
तो देखो मैंने ये क्लोज टेस्ट वाला आपका मैटर क्लोज कर दिया है। अब आपको ये देखने के बाद सच में कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम भी क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को पढ़ना, और इसके बाद मैं और भी आपको जिस चीज़ों में डाउट हो, आप कमेंट में जो भी इशू आते हैं ना वो आप मेरे को बताओ। मैं आपके हर चीज़ का, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने लगभग एग्ज़ाम दे रखे हैं। किसी में फेल हुआ, किसी में सक्सेस हुआ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस ले लिया कि आपको वो चीज़ की कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आप पूरा ये चीज़ पढ़ो, कुछ भी इशू आता है मेरे को बताओ, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मेरे को भी अच्छा लगे यार कि मेरे जो एफर्ट हैं उनसे किसी का भी भला हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ पा रहा है आप में, और तो आपका 100% होगा। और मैं आपको देखो एक चीज़ की गारंटी लेके कह सकता हूँ कि आप अगर ढंग से तैयारी करोगे और ढंग के बंदे की गाइडेंस लेके करोगे ना, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा यार मेरे जैसा बंदा है, वो इतने एग्जाम निकाल सकता है, इतने कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ा भी सकता है, हर सब्जेक्ट बता सकता है, तो आपका एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा। और ऐसा भी नहीं है कोई हम कोई बहुत ही टफ एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल वाला भी एक नॉर्मल एग्जाम ही है। अगर आप में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ, और हर सब्जेक्ट को पढ़ने की और सोल्व करने की टेक्निक होती है, इंग्लिश में भी होती है, वरना लोग जनरली क्या करते हैं, कुछ भी इंग्लिश में आया, मेरे को आती नहीं इंग्लिश है, इसमें से रूल पढ़ो, ये पढ़ो। रूल अपनी जगह है, आप कॉमन सेंस भी लगाओगे, थोड़ा बहुत भी लॉजिक भी लगाओगे ना, तो आपका चीज़ें होगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, आपको मैं हर सब्जेक्ट का गाइडेंस से लेके, जॉब लगने से लेके, सैलरी स्लिप से लेके, आगे क्या अपने पॉसिबिलिटी है करियर की, हर चीज़ पे वीडियो बनाता रहूँगा, डिस्कस करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर ऑल, और इसको वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। कुछ भी डाउट है आप कमेंट में लिखो, मैं आपका बिना जज किए हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आप मेरे पहले वीडियो भी देखना, किसी भी कमेंट में ऐसा नहीं हो किसी ने पूछा मैं उसे जवाब नहीं दिया, तुरंत आपको जवाब मिलेगा, और सबसे बेस्ट चैनल आपके लिए रहेगा आपकी तैयारी के लिए। तो जुड़े रहिए, थैंक यू।